हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाप ऑफ जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको 10th क्लास के जो गणित विषय है उसमें वैदिक गणित के बारे में बता रहे थे। वैदिक गणित का चैप्टर चल रहा था आपका, और उसमें पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ध्रुवांक विधि से भाग कैसे किया जाता है। उसमें आपको एक आधा पर्सन ही बता पाए थे, तो एक दो क्वेश्चन ध्रुवांक विधि से भाग के मैं और लेकर आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूँ कि किस प्रकार से ध्रुवांक विधि से भाग किया जाता है। जैसे 23,754 में मुझे भाग देना है, 23,754 में भाग देना है। कितने का भी भाग दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 76 का भाग हमें देना है। तो ध्रुवांक विधि से किस प्रकार से हम भाग की प्रक्रिया संपन्न करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, 3 खंड बनाना है। ऐसे सीधी रेखा खींचकर, एक ऐसे, एक ये और एक ये। तीसरा अपने आप हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये प्रथम खंड, ये द्वितीय और ये तृतीय। यहाँ पर आपको भाजक लिखना है, अर्थात इसको भाजक भी बोल सकते हैं, भाजक वाला खंड। यहाँ पर आपका भागफल आएगा नीचे, और यहाँ पर हम भाज्य लिखेंगे, और इसके अंदर भाज्य का 1 या 2 इकाई की तरफ से अंक, और यहाँ पर होगा शेषफल, नीचे शेषफल वाला खंड। यहाँ पर आपको भाग देने वाली संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पर हमें 76 का भाग देना है, तो इसका जो इकाई अंक है, एक अंक आपको ऊपर लिख लेना है, ऊपर ऊंचा, अर्थात जिस प्रकार से ध्वज ऊंचा रहता है उस प्रकार से इसका एक अंक आप ऊपर लिख लो, बाकी अंक को आप नीचे लिख लो। जैसे 7 यहाँ पर लिख लिया, तो ये 4 हो गया ध्रुवांक, या इसको लिखो चाहे मत लिखो। और ये 7 हो गया मुख्यांक, ये मुख्य अंक है जिसका हम भाग देंगे। तो ये ध्रुवांक और मुख्यांक। अब यहां पर हम मध्य खंड में और अंतिम खंड में भाज्य लिखेंगे। अगर हम यहां पर ध्रुवांक में एक अंक लिखते हैं भाजक का, तो यहां पर शेषफल खंड में, तीसरे खंड में इस भाज्य का एक अंक लिखना है। जैसे इकाई का अंक ये 4, बाकी अंकों को मध्य खंड में, जैसे 5, 7, 3 और ये 2, इसको मध्य खंड में लिखना है। और नीचे इस प्रकार से लाइन खींच देनी है। उधर आपको संकेत देना है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, जो भी निर्देश या यहाँ पर समझाऊंगा उनको यहाँ पर निर्देश के रूप में, संकेत के रूप में आपको दिखाना है, प्रदर्शित करना है। ध्रुवांक विधि से भाग देने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। किसी भी प्रकार का भाग हो गणित का, उससे हम ध्रुवांक विधि से उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी या कोई नियम नहीं है। तो हर प्रकार के भाग को हम ध्रुवांक विधि से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 का भाग देना है। यहाँ पर 2 में नहीं जाता तो 23 में दे देना है। 23 के अंदर हम 7 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ पर नीचे लिख देंगे भागफल में, और उसको फिर उस ध्रुवांक से गुणा करके आगे घटाएंगे हम। तो ध्यान दो, इधर 7 × 21, 7 × 28, 7 × 21, 23 में 3 बार गया 7 का भाग, 7 × 21। नॉर्मल सी बात है, 23 था, उसमें से 21 हमने भाग दे दिया, तो कितना बचा, 2 बचा, जिसको आप सीधे यहाँ पर लिख दो। बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। छोटा सा 7 का फाड़ा बोलना है, 23 में भाग देना है, जो आराम से आप बोल सकते हो। कितना बचता है उसको जस्ट उसके आगे लिख दो, जिसमें आप भाग दे रहे हो उसके आगे लिख दो। आगे लिखते ही ये पूर्व वाला जो अंक और ये जो लिखा है शेषफल, इससे एक नई संख्या बनेगी, इसे हम नया भाज्य बोलते हैं। इसको हमें संशोधित करना है। इसमें इस 7 का भाग न देकर इस कार्य, इसका गुणा घटाकर फिर भाग देना है बस। तो पहले मैंने भाग दिया, शेषफल बचा, उसको आगे लिख दिया, उससे एक नई संख्या बनी, उसको शुद्ध करके फिर भाग देंगे, फिर शेषफल बचेगा, उसको आगे लिखेंगे, फिर उसको शुद्ध करेंगे। इस प्रकार से ये जो 2 स्टेप यहां पर बताऊंगा वही आगे से आगे चलते जाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा भाग क्यों ना हो। तो यहां पर 23 के अंदर 7 का भाग, 7 × 21, 2 बचा, 27 हो गया। 27 में 4 × 12 घटा के फिर भाग दे दो। 27 के अंदर 4 × 12 गया तो 15 बचा। 15 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 दूने 14 बचा, उसको आगे लिख दो। 1 बचा, उसको आगे लिख दो। इस प्रकार से ये हो गया 15। 15 में फिर 4 दूना 8 घटाकर फिर भाग दे दो, तो 4 दूना 8, 15 में 8 गया तो बचा कितना, 7। 8 और 7 15 होता है, तो 7 बचा। 7 के अंदर 7 का भाग देंगे तो बचेगा, ये जाएगा 1 बार, 7 × 7 बचा कितना, 0, उसको आगे लिख दो। यहां पर 0 4 हो गया नया भाज्य। इसके अंदर आप इस कार्य इसका गुणा घटा दो। 4 में 4 × 4 गया तो 0 बचा। यहां पर बचने के बाद में आपको उसको लिख देना है, वो शेषफल होगा।
इसमें शेषफल में जाने के बाद, इस खंड में आने के बाद आपको भाग नहीं देना है, और अगर भाग देना है तो दशमलव लगा के आपको आगे प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। तो इस प्रकार से 321 भागफल आ गया और 0 शेषफल आ गया, जो बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है दवजांक से भाग देने की। आप आराम से दवजांक से भाग कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार से घटाने में, ये गुणा करके करते हैं, उनमें कोई गलती नहीं करनी है। अगर उनमें गलती होगी तो फिर ये उत्तर अलग आ सकता है। बाकी ये जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है, जो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये जो भाग देने वाली संख्या है उसका एक अंक आप ऊपर लिख लो दवजांक में, बाकी अंक को नीचे, उन्हीं का आपको भाग देना है। 7 का भाग दिया 23 के अंदर, तो 7 × 21 बचा, उसको आगे लिख दो, 2 बचा, उसको 3 और 7 के मध्य लिख दिया थोड़ा नीचे। अब आपके पास नया भाज्य आ गया 27। इसके अंदर आप इसका और इसका गुणनफल घटाकर फिर भाग दे दो। 27 के अंदर 4 × 12 घटाएंगे तो जो भी बचेगा, जैसे 15 बचा तो 15 के अंदर आपको 7 का भाग देना है। 7 दूने 14, और जो बचा उसको फिर आगे लिख दो। 1 बचा, नया भाज्य आपके पास 15 हो गया। 15 में आप इन दोनों का गुणा करके घटाकर फिर भाग दे दो। 15 में 4 दूना 8 घटाया तो 7 बचा। 7 में आप फिर 7 का भाग दे दो तो 7 एकम 7, 0 बचा। ये 0 4 हो गया। 0 4 में आप इसका फिर से गुणा घटाओगे। दवजांक वाले अंक का यहाँ पर जो भागफल में नया अंक आता है उससे गुणा करके घटाना है, फिर भाग देना है। तो 4 एकम 4 घटाया 4 में तो 0 बचा। यहाँ पर आने के बाद में 0 भी बच सकता है और भी कुछ बच सकता है, वहां पर आपको भाग नहीं देना है, वो शेषफल माना जाता है। तो यहां पर 321 भागफल हो गया और 0 हो गया शेषफल, जो बहुत ही इजी प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, जैसे 45 32 के अंदर भाग देना है मुझे 112 का, तो कैसे देंगे? वही हमें 3 खंड बनाना है, ऐसे 2 रेखाएं खींचकर। यहां पर भाग देने वाली संख्या जिसका एक अंक आप दवजांक में लिख लो, 2 अंक भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 अंक लिखने पर थोड़ी प्रक्रिया अलग है जो आपको बाद में बताएंगे। तो यहां पर 112 में 2 ऊपर लिख लो और 11 नीचे लिख लो, ऐसे बहुत ही आसान है ये। और दवजांक में आपने 1 अंक लिखा है तो भाज्य का 1 अंक आप यहां पर लिख दो शेषफल खंड में, बाकी बच गया 453, उसको मध्य खंड में लिख दो और इस प्रकार से ये लाइन खींच दो। आपको 11 का भाग देना है। 45 के अंदर 11 का भाग देंगे तो 11 33, 11 चौके 44, 4 बार गया, बहुत ईजी है। 4 बार गया, बचा कितना? सिर्फ 1। 11 चौके 44, 45 में तो 1 बचा, उसको आगे लिख दो। ये नया भाज्य हो गया 13। 13 के अंदर 4 दूना 8 घटाकर फिर भाग दे दो आप, किसका? 11 का। 13 में 4 दूना 8 गया तो बचा कितना? 5। 5 के अंदर 11 का भाग देंगे तो जाएगा 0 बार। 0 बार तो वो 5 का 5 ऐसे बच जाएगा। और नया भाज्य आपके पास आ गया 52। 52 में आप इसका गुणा घटाकर लिख दो सीधे ही, तो ये तो 0 हुआ, 0 घटाया तो 52 का 52 बच गया। ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। अगर कहीं पर मिस्टेक नहीं हो रही है तो बिल्कुल उत्तर सही है, बाकी जो प्रक्रिया है वो यही रहेगी, चाहे कितने ही आप दवजांक से भाग करो। ये ध्यान रखना है कि अगर यहां पर इस नया भाज्य के अंदर इसका गुणा घटाने पर माइनस का आता है तो आपको एक बार कम भाग देना है, पीछे वाला जो स्टेप किया है उसके अंदर। तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, यहां पर 45 में 11 का भाग गया, 11 चौके 44, बचा 1, उसको आगे लिख दिया तो 13 हो गया। 13 के अंदर आप 4 दूना 8 घटाओगे तो 5 बचेगा। उस 5 में 11 का भाग जाता है 0 बार, तो ये 0 लिख दिया, 0 बार गया, बच गया 5 का 5, उसको आगे लिख दिया। नया भाज्य आ गया 52। 52 के अंदर आप 0 गुणा 2 घटाओगे, अर्थात 0 घटाओगे तो 52 का 52 बच जाएगा, तो ये आपका शेषफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये दवजांक विधि से भाग कर सकते हो। एक भाग आपको और बता देता हूं मैं दवजांक से, जैसे क्वेश्चन है तीसरा, 98 765 भाग 87 का भाग देना है आपको। तो वही आपको 3 खंड बनाने हैं। यहां पर भाग देने वाली संख्या जैसे 8 यहां पर और 7 ऊपर लिख दिया दवजांक में, और तीसरे खंड के अंदर आपको 1 अंक लिखना है भाज्य का, ये 5 लिख दिया, और बाकी बच गए वो अंक मध्य खंड के अंदर ऐसे, और नीचे लाइन खींच देनी है। अब आपको 8 का भाग देना है। 9 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, बचा 1, उसको आगे लिख दो, बहुत ईजी है। 18 हो गया। 18 के अंदर इसका गुणा घटाकर फिर भाग दे दो, फिर लिख दो, फिर घटाकर भाग दे दो, फिर लिख दो, बस यही प्रक्रिया है। अगर माइनस का बचता है घटाने पर तो आपको एक बार कम भाग दे लेना है पीछे, बाकी बहुत ही इजी प्रक्रिया है। तो 8 एकम 8, बचा 1 हो गया 18। 18 में 7 घटाते हैं तो बचता है 11। 11 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, बचेगा 3, या जो भी बचेगा वो आप आगे लिख दो। 3 बचा। नया भाज्य हो गया 37। 37 के अंदर 7 एकम 7 घटा दो, 30 बचा। 30 के अंदर 8 का भाग दो तो 8 3 24, बचा कितना? 6। नया भाज्य हो गया आपके पास
66, 66 में 7 × 21 घटा दो तो बच जाएगा 44, ये 45, 7 × 21 घटाएंगे 66 में तो बचेगा 45, 45 में आप 8 का भाग दे दो, 8 × 5 = 40, बचेगा 5। अच्छी तरह से घटा लेना, जैसे 66 के अंदर हम 7 × 21 घटाएंगे तो ऐसे 5 और ये 4, 45 बचेगा, 45 में आप 8 का भाग दोगे तो 8 × 5 = 40, बचा कितना 5, हो गया कितना 55, 55 में आप 7 × 5 = 35 घटा दो, 55 में 7 × 5 = 35 गया तो आराम से आप घटा सकते हो 0 और ये 20, तो ये 20 बच गया जो आपको शेषफल वाले खंड में सीधे लिख देना है, ये शेषफल। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है, ये आराम से आप ध्रुवांक विधि से भाग कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहां पर माइनस का बचता है घटाने पर तो उस समय आपको एक बार कम भाग देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप ये जो मैं आपको समझा रहा हूं प्रत्येक स्टेप की कितनी बार भाग गया, कितना बचा, घटाया कितना, फिर कितनी बार भाग दिया, ये सारे स्टेप आपको अगर आगे संकेत रूप में आपको दिखाने हैं, ये ध्यान रखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ध्रुवांक से तो आपको सीधा इतना ही नहीं करना है, मैंने यहां पर जो समझा है उसको संकेत बनाकर पॉइंट बनाकर आपको लिखना भी है, वर्णन भी करना है, जिससे कि चेक करने वाला आसानी से समझ सके कि किस प्रकार से छात्र ने इसको हल किया है। जबकि आपको मैंने यहां पर समझाया है तो वो समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बाकी आप आराम से लिख सकते हो क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा लिखना है आपको। तो ये इस प्रकार से आप ध्रुवांक से भाग कर सकते हो। एक आधा उदाहरण लेकर मैं आपको और बता देता हूं, जैसे यहां पर संख्या ले ली मैंने, क्वेश्चन ले लिया 92, 35 और 8, इसमें भाग देना है 151 का, या कितने का भी भाग दे लो, मान लो ये लगभग आपकी जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वही ले रहा हूं मैं, बाकी मन से भी आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हो। तो यहां पर देखो 151 में आप 15 नीचे लिख दो, 1 ऊपर लिख दो, और 92, 35 और इसका 1 अंक आप तीसरे खंड में लिख दो, क्योंकि ध्रुवांक में जितने अंक होते हैं उतने ही भाज्य के उधर से इकाई की तरफ से अंक लिखते हैं हम। तो हम ध्रुवांक में 1 अंक रख रहे हैं तो भाज्य का इकाई का अंक हम तीसरे खंड में रखेंगे, और नीचे इस प्रकार से लाइन खींच दो। अब आपको 15 का भाग देना है, 92 में देंगे पहले 15 का भाग, तो 15 का फाड़ा बोलेंगे, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 6 बार गया। 92 में दिया 15 छिक्के 90 तो 2 बचा, बहुत ईजी। 23 हो गया, 23 में इसका गुणा घटा के फिर भाग दे दो, बहुत ईजी है। 23 के अंदर 6 गया तो बच गया 17, 17 के अंदर आप 15 का भाग दो तो 15 एकम 15, बचा कितना 2, उसको आगे लिख दो। नया भाज्य हो गया आपके पास 25, 25 के अंदर आप 1 एकम 1 घटाकर फिर भाग दे दो, 25 के अंदर 1 घटाए तो 24 बचा, 24 के अंदर 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, बचेगा कितना 9, जिसको आगे लिख दो, कंटिन्यू। नया भाज्य हो गया 98, 98 में आप 1 घटाओ तो 97, ये 97 बच गया, ये भागफल और ये आ गया शेषफल। तो बहुत ही इजी है इस प्रकार से। अगर यहां पर घटाने में या हमने भाग देने में कोई गलती नहीं की है, फाड़ा बोलने में, तब तो उत्तर सही है, बाकी गलत है। आप प्रक्रिया का ध्यान रखना, यही प्रक्रिया आपको अपनानी है, चाहे कोई सी भी संख्या क्यों ना हो। यहां हो सकता है मैंने यहां पर कोई मिस्टेक कर दी हो, वो बात अलग है, बाकी जो मैंने प्रक्रिया बताई है वो आपको यही ध्यान रखना है कि भाग देना है, जो बचता है उसको आगे लिखकर उसमें से ध्रुवांक से भागफल को गुणा करके फिर आपको भाग देना है। जैसे 15 का भाग दिया मैंने 92 में तो 15 छिक्के 90, 6 बार गया, कितनी बार जाए उतना यहां पर लिखना है, और जो बचे उसको आगे लिख देना है। 92 में 90 तो 2 बचा, 23 हो गया, 23 के अंदर 6 कम 6 घटाए तो 17 बचा, 17 के अंदर फिर भाग दे दो 15 का, एक बार गया 15 के 15 तो बचा 2, 2 को आगे लिखा तो 25 हो गया, 25 के अंदर फिर आप 1 एकम 1 घटा दो, जो नया भागफल का अंक आता जाए उससे गुणा करके घटाते जाओ। 25 में गया तो 24, 24 के अंदर 15 का भाग, फिर एक बार गया 15 के 15 तो बचा 5 और 4 9 बचा, उसको आगे लिख दो। 98 हो गया, 98 के अंदर फिर 1 घटाओ तो 97 बचा। इस प्रकार से आप ध्रुवांक से कोई से भी कैसे भी भाग कर सकते हो, जो बहुत ही आसान है। और देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, एक विनकुलम प्रयोग करने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आप अगर ध्रुवांक में बड़ा अंक हो तो माइनस वाली संख्या में बदल के भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5, इसके अंदर भाग देना है आपको 91 का मान लो, तो हम क्या करेंगे, ध्रुवांक में 1 लिख लेंगे और नीचे मुख्यांक में 9, और इकाई का अंक 5 तीसरे खंड में लिख लेंगे भाज्य का, क्योंकि ध्रुवांक में 1 अंक है। अब 9 का भाग देंगे 12 में तो 9 एकम 9, बचा कितना 3,
नया भाज्य हो गया 33, 33 में 1 घटाओ 32 बचा, 32 के अंदर फिर 9 का भाग दे दो, तो 9 3 27 था आपके पास 32, तो बचा कितना 5, उसको आगे लिख दो, हो गया 54, 54 के अंदर आप 3 एकम 3 घटाओ 51 बचा, 51 में 9 का भाग दो, तो 9 पंजे 45, बचा कितना 6, हो गया कितना 65, 65 के अंदर आप 5 घटाओ तो सीधा ये 60 बच जाएगा। तो ये भागफल और ये शेषफल, आपको संकेत जरूर लिखना है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आप दवजांग विधि से ये भाग आसानी से कर सकते हो। अब एक विनकुलम प्रयोग वाला भाग मैं आपको और बता देता हूं, जिससे अगर दवजांग के अंदर कोई बड़ा अंक हो 5 से, तो भी हम आसानी से उस भाग को कर सकते हैं विनकुलम में बदलकर। तो देखिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं अपनी इच्छा से। जैसे मान लो मैंने ये कोई भाग ले लिया, जैसे 89 का भाग देना है मुझे, तो यहां पर वही हम 3 खंड बनाएंगे और यहां पर इस 89 में अगर हम 8 को नीचे लिखेंगे और 9 को ऊपर लिखेंगे तो 9 एक बड़ा अंक हो जाएगा, और जब हम इसको गुणा करके घटाएंगे तो मान ज्यादा आएगा घटाने पर, और हो सकता है माइनस का है, तो बार बार हमें निरस्त करने की दिक्कत हो सकती है। अर्थात जब नहीं घटेगा नए भाज्य में से, तो माइनस का आने पर हमें फिर एक बार कम भाग देना पड़ेगा, तो फिर निरस्त करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको विनकुलम में बदल लेते हैं। 89 का मतलब विनकुलम में होगा 10 में से, सिर्फ आपको दवजांग को ही विनकुलम में बदलना है, बाकी अंक को नहीं। तो 10 में से घटाओ माइनस का 1 और इसको 1 बढ़ा दो, ये 9 विनकुलम 1, ये भी 89 है। तो आपको अब इस प्रकार से लिखकर भाग देना है। यहां पर आप 9 लिख लो और यहां पर माइनस का 1 लिख लो। दवजांग में 1 अंक लिखा है तो भाज्य का 1 अंक तीसरे खंड में, और बाकी अंक मध्य खंड में 6, 4, 7 और 8, इस प्रकार से। ये 89 है, ये ध्यान रखना है। अब आपको 9 का भाग देना है, 9 7 63, बचा कितना 1, हो गया कितना 17। वही 17 में आप इसका गुणा घटाओगे, लेकिन ध्यान दो यहां पर माइनस की संख्या है, तो वो घटने की बजाय जुड़ जाएगी, क्योंकि माइनस वाली संख्या घटाते हैं तो प्लस की हो जाती है। तो आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि अगर यहां पर विनकुलम संख्या हो तो आप इसको घटाओ मत, सीधा इसमें मिला ही दो, जोड़ ही दो। तो नया भाज्य हो गया 17, 17 में 7 जोड़ा तो हो गया 17 और 7 24, 24 के अंदर 9 का भाग देंगे तो 9 दूने 18, बचा कितना 6, हो गया कितना 68, 68 में 2 जोड़ो हो गया 70, 70 के अंदर आप 9 का भाग दो तो 9 7 63, बचा कितना 7, हो गया कितना 79, 79 के अंदर आप 7 जोड़ दो तो कितना हो गया 79 में 7 जोड़ा तो 86, ये आ गया आपका भागफल और ये आ गया शेषफल। एक बार और बता देता हूं, 89 को मैंने विनकुलम में बदल लिया तो ये 9 विनकुलम 1 हो गया, और दवजांग में 1 अंक लिखा इसलिए शेषफल में 1 अंक भाज्य का लिख दिया, बाकी अंकों को मध्य खंड में। अब 9 का भाग देता हूं मैं पहले सबसे पहले 64 के अंदर 9 7 63, बचा 1 उसको आगे लिख दिया तो नया भाज्य 17 हो गया। 17 के अंदर 7 जोड़ना है क्योंकि यहां पर माइनस की संख्या है, तो 17 और 7 हो गया 24, 24 के अंदर 9 का भाग देता हूं तो 9 दूना 18, बचता है 6 तो 68 हो गया। 68 के अंदर मैं 2 जोड़ता हूं तो हो गया 70, 70 के अंदर 9 का भाग देता हूं तो 9 7 63, बचता है 7, हो गया कितना 79, 79 के अंदर 7 जोड़ता हूं तो ये 86। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप विनकुलम में लिखकर करते हो तो। अगर हम सामान्य तरीके से करें बिना विनकुलम में तो देखिए 8 नीचे और 9 ऊपर, और यहां पर 6 4 7 8 और इसका एक अंक तीसरे खंड में, इस प्रकार से लिखेंगे हम। अब हम 8 का भाग देते हैं, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौकी 32, 8 45, 8 छः 48, 8 7 56, 8 7 56 और 8 अंटे 64, 8 बार गया भाग देखिए तो बचा कितना 0, हो गया कितना 7, 7 के अंदर आप 9 अंटा 72 घटाओगे तो नहीं घटता है, माइनस का बचता है, इसका मतलब माइनस का बचता है तो हमें इसको निरस्त करना पड़ेगा और हम एक बार भाग कम देंगे, इसका मतलब 8 बार भाग ने देके 7 बार देंगे तो 8 7 56, बचेगा अब कितना 8, हो जाएगा 87, 87 के अंदर 9 7 63 घटाएंगे तो बचेगा 24,
24 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, बचेगा कितना 0। अब नया भाज्य 8 हो गया, 8 के अंदर 9 3 27 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, माइनस का बचता है, तो फिर हमें एक बार कम भाग देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको निरस्त करना पड़ेगा, इसको भी निरस्त करना पड़ेगा। और 3 बार न देखें हम, 8 दूने 16, तो बच जाएगा 8, हो गया नया भाज्य 88। 88 के अंदर 9 दूना 18 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 70। 70 के अंदर हम 8 का भाग देंगे तो 8 7 56, 8 9 8 नाम 72। देखो यहां पर 88 के अंदर 9 दूने 18 गया, 88 में 18 गया तो बचा कितना 70। 70 के अंदर 8 का भाग देते हैं तो 8 अंटे 64, 8 बार जाता है, ये 8 अंटे 64, 8 बार गया, था कितना 70, तो बचा कितना 4, हो गया कितना 49। 49 में 9 अंटा 72 घटाओ तो नहीं घटता है, तो फिर से हमें इसको निरस्त करना पड़ेगा, ऐसे इसको भी, और एक बार कम भाग देना पड़ेगा, अर्थात 8 7 56, तो बच जाएगा कितना 12, हो गया 129। 129 में आप 9 7 63 घटा दो तो कितना बचा 6, और 12 में 6 गया तो 129। 29 में 9 में 3 गया तो 6, और 12 में 6 गया तो 6। इसका मतलब यहां पर घटाने में गलती की है, 9 और 7 ये 86, या यहां पर मिस्टेक है कहीं पर, तो 727। और यहां पर देखिए दोबारा से 88 हुआ, 88 के अंदर 8 का भाग दिया हमने तो 8 7 56, 8 9 63। देखो यहां पर दोबारा से ये प्रक्रिया कितनी बचती है, फिर घटाना भी है हमें। यहां पर 8 दूने 16, 2 बार भाग दिया तो 8 बच गया, 87 हो गया। 87 के अंदर 9 दूना 18 घटाना है, पूरा दोबारा से देखो अच्छी तरह से। यहां पर जब बड़ा अंक होता है निखिलम इस दवजांग में तो घटाने में दिक्कत आती है और माइनस का बचता है, तो उस कारण से हम क्या कर लेते हैं, विनकुलम संख्या में बदलकर आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बार बार निरस्त करना पड़ता है। जो यहां पर देखो दोबारा से हम यहां पर देंगे तो 8 अंटे 64, 8 बार जाता है भाग और बचता है कितना 0। लेकिन यहां पर ये 7 है, 7 में 9 अंटा 72 नहीं घटता, माइनस का घटता है, तो इसको हम निरस्त कर देंगे और एक बार कम भाग देंगे, 8 7 56, तो बचेगा कितना 8, हो जाएगा कितना 87। 87 में 9 7 63 घटाएंगे हम, 87 9 7 63, तो बचेगा कितना 4 और 2 24। 24 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, और बचेगा कितना 0। लेकिन अब 8 में 9 3 27 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, माइनस का घटेगा, तो इसको भी हम निरस्त करके 2 बार देंगे, 8 दूना 24, तो बचेगा कितना 8, हो जाएगा कितना 88। 88 के अंदर आपको 9 दूना 18 घटाना है, 88 में 18 घटाओगे तो 70 बचेगा, 70 में आपको 8 का भाग देना है तो 8 अंटे 64, 8 बार भाग जा रहा है और बच रहा है कितना 6, हो गया कितना 69। अब 69 में आप 9 अंटा 72 घटाओगे तो फिर नहीं घटता है, तो आपको फिर एक बार कम भाग देना है, अर्थात यहां पर 8 बार न देके 7 बार देना है, तो 8 7 56, बचेगा कितना 70 में 56 घटाएंगे तो 14 बचेगा, यहां पर इसको निरस्त कर देते हैं और ये 14 हो गया कितना 149। 149 में हम 9 7 63 घटा देंगे, 149 में 9 7 63, तो बचेगा कितना 6, और 14 में 6 गया तो 8, तो इस प्रकार से वही आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये निरस्त करने वाली प्रक्रिया बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और एग्जाम में आपको ये दिखाना भी पड़ेगा। इसलिए अगर दवजांग में बड़ा अंक हो 5 से 6 7 8 9 ऐसे, तो उसको आप विनकुलम में बदलकर आराम से भाग कर सकते हो, जो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इस प्रकार से दवजांग का प्रोग्राम है भाग देने का। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे और अपने हिसाब से क्वेश्चन लेकर आप इनको हल करना। अगर और कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। दवजांग से हम कोई से भी भाग, किसी भी प्रकार की संख्याएं हों, उनको हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम दवजांग के अलावा 2 विधि और है भाग की, उनको देखते हैं। एक तो है निखिलम विधि से भाग और एक है सूत्र प्रावर्ते योजित से भाग कैसे किया जाता है। देखो निखिलम से और परावर्ते से भाग के लिए कुछ सीमाएं हैं, हम हर प्रकार के भाग को इससे नहीं कर सकते। निखिलम से और परावर्ते से निश्चित संख्याओं का भाग ही किया जा सकता है, तो ये भाग हर जगह काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसको हल करके दिखाना ही होगा।
तो मैं यहां पर आपको निखिलम से और परावर्ते से कैसे भाग किया जाता है ये दोनों अच्छी तरह से समझा देता हूं। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि निखिलम और परावर्ते में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों का हल करने का तरीका समान सा ही है। अर्थात सिर्फ पूरक संख्या निकालने का और उसको परावर्तित करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी की प्रक्रिया भाग देने की बिल्कुल सेम है, समान है। एक तो आपको ध्यान रखना है निखिलम में और परावर्ते में कि भाग देने वाली जो संख्या है वो 10 के आसपास वाली संख्या होनी चाहिए या फिर 100 के आसपास वाली या फिर 1000, ऐसे ही 10,000। कुल मिला के भाग देने वाली संख्या का जो आधार है वो 10 या 10 की घात के रूप का होना चाहिए या उसके आसपास वाला होना चाहिए, जैसे 10 से 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे। तभी हम ये निखिलम से भाग या सूत्र परावर्ते से भाग कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भाज्य है उसके जो प्रथम अंक है वो लगभग 5 से छोटा होना चाहिए। निखिलम विधि से या परावर्ते से भाग से हम करेंगे तो भाज्य भी एक निश्चित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो किसी भी प्रकार का ले लें हम। उसमें भी जो इकाई, ये अंतिम अंक है इकाई की तरफ से लास्ट वाला अंक, वो छोटा होना चाहिए 1, 2 के आसपास वाला, तभी निखिलम से भाग या सूत्र परावर्ते से भाग हम कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको उदाहरण लेके बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने 311 भाग 8 निखिलम से, और यहां पर लाइन खींच के मैं यही क्वेश्चन 311 भाग 8 परावर्ते से कैसे करते हैं। दोनों परावर्ते से और निखिलम से किए जा सकते हैं। जो निखिलम से किया जा सकता है वो परावर्ते से भी, और जो परावर्ते से कर सकते हैं वो निखिलम से भी कर सकते हैं। देखो, निखिलम से करने के लिए जो भाग देने वाली संख्या है उसका आधार देखना है पहले। तो यहां पर आधार का मतलब ये 8 किसके नजदीक है, 10 के या 100 के, तो किसके है, 10 के। उसके बाद में हम निकालते हैं इसकी पूरक संख्या। जिस प्रकार से हम गुणा में विचलन निकाला करते थे वैसे ही हम यहाँ पर उसको पूरक संख्या बोलते हैं। तो बाकी आप विचलन समझो तो विचलन मान लो, या पूरक संख्या तो पूरक संख्या। तो यहां पर पूरक संख्या निकालने का तरीका है आधार माइनस संख्या जिसका भाग दे रहे हैं वो संख्या। जबकि परावर्ते में क्या करते हैं हम, परावर्ते में इसका उल्टा करते हैं। आधार इसका हो गया 10 क्योंकि 8 10 के पास है, और पूरक संख्या हो गई क्या है, संख्या माइनस आधार। संख्या में से आधार घटाते हैं। तो यहां पर निखिलम में आधार में संख्या घटाते हैं पूरक संख्या निकालने के लिए, और परावर्ते में संख्या में से आधार घटाते हैं। संख्या कौन सी, हमेशा भाग देने वाले की बात कर रहा हूं मैं, भाग देने वाली संख्या ये संख्या। लेकिन परावर्ते में क्या करते हैं, उस पूरक संख्या को फिर बदल देते हैं, प्लस की तो माइनस की कर देते हैं और माइनस की तो प्लस की कर देते हैं। तो बाकी दोनों की जो पूरक संख्या है वो सेम हो जाती है, और बाकी आगे हल करने की जो प्रक्रिया है वो समान है ही। तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। परावर्ते में पूरक संख्या को बदल दिया जाता है और संख्या में से आधार घटाते हैं, जबकि निखिलम में आधार में से संख्या घटाते हैं। तो यहां पर देखिए क्या करना है, हमें वही 3 खंड बनाना है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। यहां पर भाजक भाग देने वाली संख्या लिखनी है, जैसे 8 लिख दिया, 8 के नीचे उसकी पूरक संख्या लिखनी है। पूरक संख्या है यहां पर 10 माइनस 8 बराबर कितनी है, 2। तो ये पूरक संख्या लिख देनी है 2। अब आपको ध्यान रखना है तीसरे खंड में इस भाज्य के कितने अंक लिखने हैं, ये बहुत ही जरूरी है। तो आपके पास आधार कितना है, आधार में जितने जीरो है उतने आपको भाज्य के अंक लिखने हैं इकाई की तरफ से इसके। तो आधार में 1 जीरो है तो ये 1 यहां पर लिख देना है, और 31 मध्य खंड के अंदर लिख देना है। इस प्रकार से 311 को लिखना है, और नीचे लाइन खींच के आपको प्रथम अंक को सीधे उतार लेना है नीचे। ऐसे कैसे, 3 इस प्रकार से 3 उतार लिया, यहां पर जो आता है उसको इससे गुणा कर देना है, पूरक संख्या से गुणा करके आगे लिखना है कंटिन्यू अंकों के नीचे। तो 3 दूना ये 6 यहां पर लिख दिया, और आते ही इनको जोड़ लेना है। नीचे कोई संख्या आती है तो उसको यहां पर आपको जोड़ लेना है। 6 और 1 कितना हो गया, 7। फिर से यहां पर कोई संख्या उतारी है उसको आप इस पूरक संख्या से गुणा करके फिर आगे लिख दो। तो 7 दूने 14। आपको इस प्रकार से 14 को नहीं लिखना है, अर्थात ये जो अंक लिख रखा है उसके इधर कोई अंक नहीं आना चाहिए। तो इस 14 को आप ऐसे लिखना है, इसके पीछे पीछे ही, और अब इनको जोड़ लेना है। 4 और 1 5 और 1 का 1, ये 37 आ गया भागफल, और 15 आ गया शेषफल। अब आपको ये सोचना है कि हम भाग दे रहे हैं 8 का,
भाजक 8 है और शेषफल 15 आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि भाग तो और जा सकता है एक बार, क्योंकि 8 का भाग देना और 15 शेषफल छोड़ना, क्योंकि विभाजन प्रक्रिया के अंदर कभी भी शेषफल भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं होता है, हमेशा शेषफल भाजक से छोटा ही होता है। तो यहां पर हम 15 शेषफल कैसे रख सकते हैं, 15 से कम होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए शेषफल, तो हम क्या करेंगे, एक बार भाग और दे देंगे। तो यहां पर आगे जो प्रोग्राम जो प्रक्रिया करेंगे वो नॉर्मल गणित की तरह ही है, अर्थात एक बार आप भाग दे दो, 37 को 38 कर दो और 15 में 8 कम कर दो, एक बार भाग देने का मतलब 8 कम होना। तो इस प्रकार से 37 के अंदर हम 1 जोड़ देंगे और 15 में जिसका भाग दे रहे हैं वो घटा देंगे, 8 का भाग दे रहे हैं वो घटा देंगे, तो 37 और 1 हो गया 38 और 15 में 8 गया तो कितना बच गया, 7। तो ये है भागफल और ये है शेषफल, जो बहुत ही इजी है। अगर आगे भी ये बड़ा बचता यहां पर घटाने पर, फिर अगर इस भाजक से बड़ा बचता तो हम फिर एक बार और भाग दे देते और उस भाजक को एक बार घटा देते, इस प्रकार से हम आगे पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। परावर्तन में देखो सिर्फ अंतर क्या है, पूरक संख्या निकालने का, लेकिन उसको हम तुरंत ही क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, परावर्तित कर लेते हैं, नाम है इसका परावर्तन है। तो पूरक संख्या को आप बदल दो तो वही प्रक्रिया बन जाएगी। ऐसे कैसे, देखो यहां पर पूरक संख्या आती है, संख्या कितनी है 8, 8 में हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 और परावर्तित अंक कर देंगे, परावर्तित अंक हो गया पूरक संख्या का क्या, +2। और अब आगे जो प्रक्रिया है वो निखिलम के जैसे ही है, वैसे के वैसे वही 3 खंड बनाएंगे हम, और यहां पर भाग देने वाली संख्या 8, उसके नीचे उसकी पूरक संख्या और फिर उसके नीचे उसका परावर्तित अंक अर्थात 2 प्लस का। आधार में 1 0 है इसलिए इसका एकाएक भाज्य का एकाएक अंक तीसरे खंड में, बाकी बच गया वो मध्य खंड में, और इस प्रकार से नीचे लाइन खींच देंगे। ये आपको संकेत भी दे देना है। पहला अंक आप ऐसे सीधे के सीधे भागफल में उतार लोगे 3, भागफल में जो भी अंक उतारते हैं उसको पूरक संख्या से गुणा करके आगे लिखते हैं, तो 3 दूना ये 6 हो गया। अब यहां पर जो अंक आया तुरंत उसको क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो 6 और 1 7 हो गया। यहां पर जो अंक आएगा उसको फिर पूरक संख्या से गुणा करेंगे तो 7 दूने 14। आपको इस अंक से इधर नहीं लिखना है, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये 4 और ये 2 24 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। यहां पर जो अंक है उससे इधर नहीं लिखना है, इधर ही लिखना है आपको। तो इस 14 को आप ऐसे लिख दो, जोड़ दो, ये 5 और ये 15, वही प्रक्रिया है। एक बार आप और भाग दे दो और एक बार 8 को घटा दो, क्योंकि शेषफल ज्यादा बच रहा है भाग देने वाली संख्या से, तो ये हो गया 38 और ये आ गया 7, तो ये भागफल हो गया और 7 हो गया शेषफल, जो बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से हम परावर्ती और निखिलम दोनों से कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल इजी है, एक ही है तरीका, आपको इनके लिए भ्रमित नहीं होना है। और देखो कुछ क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको 2-4, जिससे ये निखिलम और परावर्त्य के जो भाग है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इससे निश्चित भाग ही कर सकते हैं हम, हर प्रकार के भाग निखिलम और परावर्त्य से नहीं किया जा सकता, ये सीमित है, इसके लिए निश्चित संख्या का होना जरूरी है। तो अगला ले लेता हूं मैं क्वेश्चन, जैसे 125 के अंदर मुझे 88 का भाग देना है, तो निखिलम से और उधर परावर्त्य से दोनों सेम ही है। सबसे पहले मैं आधार लिखता हूं, आधार का मतलब ये भाग देने वाली संख्या 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक है या 1000 के, वो आपको देखना है। तो 88 100 के नजदीक है, तो आधार हो गया इसका 100। उसके बाद में हम निकालते हैं पूरक संख्या। पूरक संख्या यहां पर है, आधार में से आप संख्या घटा दो, आधार माइनस संख्या, आधार आपका 100 है माइनस संख्या भाग देने वाली 88, तो आ गया 12। पूरक संख्या कितनी आ गई, 12। अब आपको वही 3 खंड बनाने, यहां पर भाग देने वाली संख्या, उसके नीचे उसकी पूरक संख्या। यहां पर देखिए आधार में 2 0 है, इसलिए आप भाग देने वाली संख्या के 2 अंक तीसरे खंड में लिखोगे, बाकी अंक आपको मध्य खंड में लिखने हैं। तो इस प्रकार से 3 खंड बना लेने, नीचे लाइन खींचनी है थोड़ी जगह छोड़कर, क्योंकि यहां पर हम पूरक संख्या से और भागफल गुणा भी लिखेंगे। पहले अंक को आप सीधे भागफल में उतार लो, ये 1, यहां पर जो उतारते हैं उसको पूरक संख्या से गुणा करके इन अंकों के नीचे लिखते हैं क्रम से। तो 12 एकम ये 12, जोड़ लो इनको, 0 और 1 1 आ गया। फिर इसको पूरक संख्या से गुणा कर दो, तो 12 एकम 12, इनको भी जोड़ लो, 2 और 1 3, फिर से नीचे भागफल में अंक लिखा है तो इस पूरक संख्या से गुणा कर दो, तो 12 3 36, और इनको भी अब क्या कर लो, जोड़ लो। तो यहां पर देखिए 5 और 6 11 का 1 हासिल की, 1 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8, तो ये आ गया
भागफल और ये आ गया 81 शेषफल, जो बहुत ही आसान है। अगर हम यहाँ पर परावर्त्य से करते हैं वही भाग तो भी वही प्रक्रिया है, बस पूरक संख्या और उसको फिर परावर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर आधार है, ये संख्या 100 के नजदीक है, पूरक संख्या या विचलन भी कह सकते हैं, लेकिन पूरक संख्या कहा जाता है इसमें। पूरक संख्या है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, आधार माइनस संख्या की जगह संख्या माइनस आधार करते हैं। तो यहाँ पर संख्या है 88, 88 में 100 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 12, और इसको क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे, बदल देंगे परावर्तित अंक, क्योंकि इसका नाम है परावर्त्य योजित, इसलिए परावर्तित कर देते हैं। तो ये परावर्तित अंक हो गया, अर्थात जो आपने पूरक संख्या घटाई है उसको प्लस है तो माइनस की कर दो, और माइनस की है तो प्लस की कर दो, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। परावर्त्य से भाग है ये, जो दोनों सेम ही है। अब आपको वही 3 खंड बनाने हैं, इसमें भाग देने वाली संख्या, उसके नीचे उसकी पूरक संख्या माइनस का 12, और फिर उसके नीचे उसका परावर्तित अंक ये 12। चाहो तो आप इसको मत लिखो, डायरेक्टली परावर्तित अंक भी लिख सकते हो, लेकिन ये दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं, बाकी इस्तेमाल तो इसका करना है, परावर्तित अंक का करना है। आधार में 2 जीरो है, इसलिए भाग देने वाली संख्या के 2 अंक इधर इकाई की तरफ से तीसरे खंड में, बाकी जो बच गए अंक वो मध्य खंड में। ऐसे नीचे लाइन खींचनी है और पहले वाले अंक को सीधा उत्तर में उतार लेना है, भागफल में उतार लेना है 1। इसको तुरंत इससे गुणा करना है, तो 12 एकम 12, अगला अंक फिर जोड़ लेना है आपको, 0 और 1 1, 12 से गुणा करेंगे तो फिर से 12 एकम 12, और इनको जोड़ लेना है, 2 और 1 3, इसको 12 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, और इनको भी जोड़ लेंगे। यहां पर जोड़कर फिर छोड़ देना है, गुणा नहीं करना है इससे, इस पूरक संख्या से उसको गुणा नहीं करना है, यहां पर आएगा वो सिर्फ शेषफल होगा सीधा ही। ऐसे नहीं है कि 81 को या इनमें से किसी को हम गुणा करें या इनको 8 से गुणा करें, ऐसा नहीं करना है। इस खंड में आने के बाद में आपको सिर्फ जोड़कर छोड़ देना है। तो देखिए 5 और 6 11 का 1 हासिल किए, 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, तो ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल, जो बहुत ही आसान है। और देखिए आगे क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन है 1358 में 113 का भाग देना है मुझे। क्वेश्चन है 1358 में भाग देना है 113 का। तो सबसे पहले आधार लिखेंगे हम, आधार कितने के पास है, ये 100 के पास है संख्या, तो ये 100। उसके बाद में लिखते हैं पूरक संख्या निकालते हैं। पूरक संख्या है यहां पर आधार माइनस संख्या, आधार माइनस संख्या घटा देते हैं। आपको ध्यान देना है कि ये पूरक संख्या कहने का मतलब एक प्रकार से विचलन की तरह है, और ये विचलन हम निखिलम विधि के अंदर, जो गुणा वाली निखिलम विधि है, उसमें क्या करते हैं, संख्या माइनस आधार करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वहां पर भ्रमित नहीं होना है। निखिलम से अगर गुणा करना हो 2-2 संख्याओं का, 3-3 संख्याओं का, या फिर घनफल करना हो या वर्गफल करना हो, तो वहां पर विचलन निकालने का तरीका है संख्या माइनस आधार, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहां पर हम निकाल रहे हैं आधार माइनस संख्या से पूरक संख्या, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कहीं वहां पर आप चेंज कर दो और वो गलत हो जाए। वहां पर आपको संख्या में से आधार को घटाकर ही विचलन निकालना है। अब देखो पूरक संख्या आ गई, आधार है 100 और संख्या है 113, तो बड़ी है 113, 100 में घटेगी तो माइनस का आ जाएगा, तो ये माइनस का ये हो जाएगा 13, पूरक संख्या हो गई माइनस की 13। अब देखिए वही 3 खंड बनाएंगे हम। यहां पर भाग देने वाली संख्या 113, उसके नीचे उसकी पूरक संख्या 13, आधार में 2 जीरो है इसलिए 2 अंक भाज्य के उस खंड में लिखेंगे, जिससे 5 और 8 बच गया 13, उसको मध्य खंड में लिखेंगे। ऐसे हम 3 खंड बना लेंगे और नीचे लाइन खींच देंगे। प्रथम अंक को इधर से ऐसे कैसे भागफल में उतार लेंगे, और यहां पर जो भागफल में उतारा है उसको पूरक संख्या से गुणा करेंगे। 13 को माइनस 13 को 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 13 एकम माइनस का 13, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। 3 और माइनस का 1 हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस का 1 है वो कम हो जाएगा, तो 3 और माइनस का 1 हो गया 2। यहां पर जो है उसको 13 से गुणा करना है, माइनस का 13, तो माइनस का 13 दूना माइनस का 26। यहां पर आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। 8 और माइनस का 6 2 आ गया, क्योंकि माइनस का 6 कम हो जाएगा। 5 और माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5 और प्लस का 5, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 12 भागफल और ये 0
शेषफल आ गया जो बहुत ही आसान है। तो ये माइनस का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, माइनस वाली संख्या जब घटती है तो ये कम हो जाएगा, अर्थात 3 प्लस का 1 माइनस का तो 2, यहाँ पर 6 माइनस का 8 प्लस का तो 2 बचेगा, जबकि 5 प्लस का 5 माइनस का तो 0 बच जाएगा। अब देखिए परावर्ती में क्या करते हैं, वही क्वेश्चन है 1358 भाग 13 113। यहाँ पर आधार का मतलब भाग देने वाली संख्या किसके नजदीक है, 100 के या 10 के, 10,000 के, 1000 के, लाख के या 10 लाख के, तो वो ध्यान रखना है। आधार हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 या 10 की घात के रूप में ही होता है, 10 की पावर के रूप में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आधार ये संख्या है 100 के नजदीक, अगर ये 100 के आसपास नहीं होती है तो फिर निखिलम से या परावर्ती से भाग किया ही नहीं जा सकता, इसलिए जरूरी है कि भाग देने वाली संख्या 10, 100, 1000, 10,000 इनके नजदीक वाली होनी चाहिए, तभी ये भाग किया जा सकता है। तो सब संख्याओं में मैंने 100 या 10 के आसपास वाली संख्या ले रहा हूं मैं, इसलिए भाग किया जा सकता है। तो आधार हो गया 100, उसके बाद में आती है पूरक संख्या। पूरक संख्या इसमें क्या है, इसके विपरीत है, आधार माइनस संख्या की बजाय संख्या माइनस आधार कर देंगे हम, संख्या माइनस आधार। तो आपको देखना है अंतर कुछ नहीं है, बस इतना ही है, संख्या माइनस आधार। 113 माइनस 100 बचा कितना, 13। अब क्या करेंगे, इसके परावर्तित कर देंगे अंक, परावर्तित अंक, ये परावर्तित अंक हो गया, प्लस का 13 है तो किसका हो गया, माइनस का 13 हो गया। इस प्रकार से आपको चिन्ह चेंज करके अंकों को बदल देना है। अब वही 3 खंड बनाएंगे हम भाग देने के लिए। पहले खंड के अंदर भाग देने वाली संख्या 113, जो सिर्फ दिखाने के लिए उतारते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है, उपयोग सिर्फ पूरक संख्या का ही है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर सिर्फ लिखने के लिए काम में लिया है और कोई काम में नहीं है। इसकी पूरक संख्या है 13, उसके बाद उसकी परावर्तित अंक है माइनस का 13। अब यहाँ पर आपको देखना है, आधार में 2 जीरो है तो भाग देने वाली संख्या के 2 अंक इकाई की तरफ से तीसरे खंड में आपको लिख देना है, और दूसरे खंड में, मध्य खंड में आपको शेष अंक लिख देने हैं। लाइन खींचना है और यहाँ पर मध्य खंड में पहला अंक सीधे उतार लेना है 1। यहाँ पर जो उतारेंगे उसको पूरक संख्या से गुणा करेंगे, जो परावर्तित अंक है उससे। तो माइनस का 13 एकम माइनस का 13, ऐसे कंटिन्यू अंकों के नीचे लिखते जाना है। इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, प्लस का 3 और माइनस का 1, तो बचेगा प्लस का 2, ये आ जाएगा। इसको आते ही पूरक संख्या से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, वो किसका, माइनस का, तो इस प्रकार से लिख देंगे। इनको हम जोड़कर छोड़ देंगे, 8 प्लस का 6 माइनस का तो 2 बचा, 5 प्लस का और 3 और 2 माइनस के है दोनों ही, तो ये भी माइनस के 5 और वो भी प्लस का 5, तो बचेगा कितना, 0। ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल, जो बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से भाग कर सकते हैं। और देखिए 1-2 भाग और बता देते हैं, जिससे हर प्रकार की समस्या वाले क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखो आगे संख्या लेता हूं मैं 14,885 में भाग देता हूं 123 का। इसको कैसे करें निखिल हमसे, और एक फिर पूरक संख्या में 3 अंकों वाली भी ले लेता हूं, हजार हो ऐसा क्वेश्चन भी एक ले लेंगे। देखिए यहां पर आधार है 123, किसके नजदीक है, 100 के, तो आधार 100 हो गया। उसके बाद पूरक संख्या के लिए हम क्या करेंगे, आधार में से क्या घटा देंगे, संख्या। तो 100 में हम 123 घटाएंगे तो 123 बड़ा है, जबकि 100 छोटा है, तो किसका बचेगा, माइनस का 23 आ जाएगा। ये पूरक संख्या आ गई। अब हम वही 3 खंड बनाएंगे, यहां पर भाग देने वाली संख्या 123, उसके नीचे उसकी पूरक संख्या। यहां पर तीसरे खंड में आधार में 2 जीरो है, इसलिए इसके 2 अंक 85 को यहां पर लिखेंगे और 148 को मध्य खंड में, और इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। ऐसे 3 खंड बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम अंक को आप सीधे भागफल में उतार लोगे, 1 उतार लिया, इसको आप इससे गुणा करोगे पूरक संख्या से, तो माइनस का 23 हो गया। इन दोनों अंकों को जोड़ लो, 4 माइनस का 2 तो बचा प्लस का 2, इसको फिर से 23 से गुणा कर दो, तो 23 दूना, ध्यान रखना यहाँ पर क्रम से नीचे उतारते जाएंगे, जो लाइन खींच दी उनके नीचे नहीं उतारना है, बाकी सबके नीचे उतारना है इसका गुणनफल। 23 दूना 46, किसका, माइनस का 46, जोड़ देना इनको, 8 प्लस का और 4 और 3 7 माइनस का, तो प्लस का 1 बचा, ये प्लस का 1 उतार लो, फिर इसको इससे गुणा कर दो, 23 से कम 23, किसका, माइनस का। इसमें आने के बाद में, तीसरे खंड में आने के बाद में आपको सिर्फ जोड़कर छोड़ देना है। 5 प्लस का माइनस का 3 तो बचा प्लस का 2, 8 प्लस का और 6 और 2 माइनस के 8 हो गए, प्लस का 8 तो कितना बचा, 0 बचा, तो ये 0 ये आ गया।
भागफल और ये आ गया शेषफल। तो इस प्रकार से ये किया जा सकता है। बाकी अगर हम बात करें परावर्त्य की, तो परावर्त्य में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया है। पूरक संख्या निकालने का तरीका है संख्या माइनस आधार, तो उसको बदल देते हैं, हम अंकों को परावर्तित कर देते हैं, तो वो का वही प्रोग्राम हो जाता है। देखो यहाँ पर 14,885 में भाग देना है 123 का, तो आधार है 123 किसके नजदीक है, 100 के, तो आधार 100। पूरक संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर आधार में संख्या घटा रहे हैं, यहां पर संख्या में आधार घटा देते हैं ये परावर्त्य से। तो यहां पर संख्या 123 में 100 घटाया तो बचा कितना 23, और परावर्तित अंक बदल देते हैं इसको, परावर्तित अंक हो गया पूरक संख्या का प्लस का 23 हो गया किसका, माइनस का 23। बाकी की प्रक्रिया ये की यही है, ऐसा कैसा ही मैं यहाँ पर आगे परावर्त्य में करूंगा। तो इस प्रकार से आप खुद भी कर सकते हो, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन लास्ट में लेकर आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूं, जिसके अंदर आधार 1000 हो, और लगभग शायद वो आपकी पाठ्य पुस्तक का ही क्वेश्चन होना चाहिए, तो ले लेता हूं मैं। देखो क्वेश्चन है 39, 51, 66 में आपको भाग देना है 1321 का। देखो यहां पर आधार है 1000, क्योंकि ये 1321 1000 के आसपास है। सूत्र निखिल हमसे कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना है आपको। आधार 1000, उसके बाद में आती है पूरक संख्या। पूरक संख्या है आधार माइनस संख्या, 1000 आधार माइनस संख्या में लिख और देता हूं। पूरक संख्या होती है, निकालते हैं आधार माइनस संख्या। आधार है 1000 माइनस संख्या है 1321, तो कितना बचा, घटने वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा 321, ये पूरक संख्या आ गई। अब वही भाग के लिए हम 3 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तीसरा खंड। यहां पर भाग देने वाली संख्या 1321, इसके नीचे उसकी पूरक संख्या 300 माइनस का 321, विनकुलम 321। आधार में जितने जीरो है उतने ही भाज्य के अंक लिखने हैं इस तीसरे खंड में। 566 को इसमें और 395 बचा उसको मध्य खंड में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 अंक क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि आधार में 3 जीरो है, जबकि बाकी में हम 2 अंक लिख रहे थे, किसी में 1 अंक लिख रहे थे, क्योंकि जब 100 होता है आधार तो 2 अंक लिखते हैं, और 10 होता है तो 1 अंक। प्रथम अंक को आप सीधे भागफल में उतार लोगे, ये 3 को 321 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 963, ये ध्यान रखना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और वो भी किसका, माइनस का, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पूरक संख्या विनकुलम में माइनस में है तो माइनस का आ जाएगा। इसको हम सीधे उतार लेंगे, 9 और प्लस का 9 और माइनस का 9 जोड़ा तो कितना हो गया, 0 हो गया। 0 को हम 321 से गुणा करेंगे तो 0 0 और इस प्रकार से 0 हो जाएगा। प्लस का मान हो चाहे माइनस का मान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो या माइनस लगा दो इससे, लेकिन ये प्लस माइनस कुछ भी नहीं माना था, 0 शून्य होता है। आप अगले अंक को जोड़ दो, यहां पर देखो प्लस का 5 है और ये माइनस का 6 है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 1, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग। माइनस का 6 और प्लस का 5, माइनस का 1 बचा। माइनस के 1 को माइनस के 321 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस का बन जाता है, तो ये प्लस का हो गया 321, ये ध्यान रखना, माइनस का नहीं आएगा, बाकी में माइनस आ रहा था, यहां पर प्लस का क्यों, क्योंकि यहां पर भागफल में माइनस का अंक आया है, माइनस को माइनस से गुणा करके यहां पर लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 321 हो जाएगा। यहां पर आके आपको जोड़कर छोड़ देना है, 1 और 6 हो गया 7, यहां पर देखो 6 और प्लस का 2 हो गया 8, यहां पर देखो 5 और 3 तो प्लस का 8 और माइनस का 3 तो 5 बचा, क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 3 ये तो हट गया, और बचा कितना 5, ये 587 आ गया शेषफल, ये आ गया भागफल, और ये है शेषफल। बहुत ही आसान है, लेकिन यहां पर देखिए भागफल आपका विनकुलम में है, इसको आपको सामान्य संख्या में बदलना है, ये ध्यान रखना है। सामान्य संख्या में बदलने का तरीका आपको मैंने पहले बता दिया विनकुलम वाले चैप्टर के अंदर। जिस अंक को आपको सामान्य संख्या में बदलना है उसको आपको 10 में से घटाना है, 10 में से घटाया तो 9 बचा। आगे अगर 0 आता है तो उसको भी विनकुलम का मान लो, अर्थात इसको भी हमें सामान्य संख्या में बदलना है। तो कंटिन्यू अगर कोई अंक आता है तो उनको 9 में से घटाते, तो 0 को 9 में से घटाओ 9, और जिस अंक को नहीं बदलना है उसको आप एक स्टेप डाउन कर दो, अर्थात कम कर दो, ये हो गया 2, तो 299, और ये
587 आ गया शेषफल, ये भागफल और 587 शेषफल। अगर ये 587 भाग देने वाली संख्या से बड़ा बचता है तो एक बार वही पर क्या, लेकिन यहाँ पर छोटा है। इसमें देखो आप परावर्तन में क्या कैसे करते हैं, ये अच्छी तरह से आपको और समझ में आ जाएगा, निखिलम में भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि दोबारा बता देता हूं मैं। 39, 5, 5, 6, इसमें भाग देना है 1321 का। सबसे पहले हम लिखेंगे आधार। आधार का मतलब भाग देने वाली संख्या। भाजक किसके पास है, 10 के या 100 के या 1000 के या 10,000 के, तो ये 1000 के नजदीक है, इसका मतलब आधार हो गया 1000। उसके बाद में निकालते हैं पूरक संख्या। पूरक संख्या यहां पर है संख्या माइनस आधार, जबकि इसमें आधार माइनस संख्या था, तो संख्या, संख्या का मतलब भाग देने वाली संख्या, संख्या माइनस आधार। संख्या है यहां पर 1321 और आधार है 1000, तो बचा कितना, 321। अब इसमें क्या करते हैं, परावर्तन में परावर्तित कर देते हैं पूरक संख्या को, तो परावर्तित अंक, परावर्तित अंक हो गया माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1। अब ये भाग करेंगे हम, वही 3 खंड बनाएंगे। इसमें भाग देने वाली संख्या लिख देंगे ऊपर दिखाने के लिए, इसके नीचे इसकी पूरक संख्या 321 और उसके बाद इसके परावर्तित अंक लिखते हैं। चाहो तो आप सीधे परावर्तित अंक भी लिख सकते हो अभ्यास होने पर। यहां पर अंतिम खंड में, तीसरे खंड में हम क्या करते हैं, भाज्य के अंक लिखते हैं। कितने अंक, जितने आधार में 0 है, 3 0 है, तो इस भाज्य की इकाई की तरफ से 3 0 लिख दो। 566 बच गया 395, वो मध्य खंड में आप दूसरे खंड में लिख दो और नीचे लाइन खींच दो। पहले अंक को इधर से पहले अंक को आप सीधे उत्तर में भागफल में उतार लो। यहां पर जो उतारा है उसको पूरक संख्या से गुणा कर दो। 3 से गुणा किया तो 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, किसका, माइनस का। ये ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से। 3 एकम 3 माइनस का, 3 दूना 6 माइनस का और 3 3 9। अब आपको अगले अंक को जोड़ना है, तो 9 माइनस का है और 9 प्लस का है, तो जोड़ने पर क्या आ गया, 0 आ गया। इस 0 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, ऐसे 0 कंटिन्यू अंकों के नीचे लिखना है तीनों को, ये ध्यान रखना है, 3 0। और इनको फिर जोड़ लेना है आपको। यहां पर माइनस का 6 और प्लस का 5 जुड़ेगा तो माइनस का 1 होगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये माइनस का 1 या विनकुलम 1 ऊपर निशान लगा देना है। और इसको इससे फिर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान देना है, माइनस का 1 माइनस के 321 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 321 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इनको जोड़ना है, 6 और 1 हो गया 7, 6 और 2 हो गया 8, 5 प्लस का और 3 और माइनस का 3, ये तो हट गया, माइनस का 3 प्लस का 3 गया और प्लस का 5 बच गया, तो 587 आ गया इसका भागफल। और बाकी ये 587 इसका आ गया शेषफल और 300 विनकुलम 30 विनकुलम ये 1 है, तो इसको हमें सामान्य संख्या में बदलते हैं। सामान्य संख्या में बदलने के लिए आप 10 में से घटाओ 9, बाकी अंक भी अगर माइनस के आते हैं तो 9 में से घटाओ अर्थात 9, और जिसको नहीं बदलना है उसको एक कम कर दो तो 299, और ये आ गया आपका शेषफल और ये है भागफल। तो बहुत ही आसान है। अगर कहीं पर मैंने कोई घटाने में या ऐसे गुणा करने में कोई गलती कर दी हो तो वो आप सुधार सकते हो। बाकी इनको करना कैसे है वो आपके समझ में आना चाहिए, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका नेम क्या है, ये बहुत ही जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि निखिलम से और परावर्ते से आप अच्छी तरह से भाग कर सकते हो, दवजांग से भाग आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर जो मैंने प्रक्रिया बताई उनमें अगर कोई उत्तर जोड़ने में, घटाने में या गुणा करने में अगर कोई गलती हो गई तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसको आपको समझना है, उसके हिसाब से आप अन्य संख्याओं को भी हल करना है, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि ये मैंने बताए वही आए, तो आप इनको समझना ये बहुत ही जरूरी है। अब हम चलते हैं इसका लास्ट चैप्टर वैदिक गणित का, वो है उत्तर जांच करने की विधि। तो यहीं पर उत्तर की जांच मैं कर लेता हूं। जैसे मैंने भाजक लिया कितना 1321, ये पहले समझा तो दूं मैं आपको कि जांच करने की विधियां का क्या सिस्टम है, फिर बताते हैं। देखो उत्तर जांच करने की जो विधि है वैदिक गणित के अंदर वो 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की विधियों से वैदिक गणित के अंदर उत्तर की जांच कर सकते हैं। एक तो है नवांक विधि और एक है एकादशांक विधि। अब ये नवांक विधि क्या है और एकादशांक विधि क्या है, इनको अच्छी तरह से समझना जरूरी है, जबकि ये बहुत ही इजी है। तो देखो उत्तर जांच की विधि, उत्तर
जांच करने की विधियां। वैदिक गणित के अंदर ये उत्तर जांच करने की जो विधियां है वो दो है। एक तो है नवांक विधि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है एकादशांक विधि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसका कम उपयोग करते हैं, नवांक विधि का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब इस नवांक विधि से हम जांच कैसे करें किसी भी जोड़, गुणा, बाकी, भाग, वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, गणित की जो भी संक्रियाएं हैं, जोड़, गुणा, बाकी, भाग, सामान्य, उनकी जांच कैसे करें, उत्तर उसका सही है या गलत, हमने जो काम किया है वो सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए हम नवांक विधि का उपयोग करते हैं। अब इस नवांक विधि में ऐसा क्या है कि उससे हम जांच करें, तो नवांक विधि में आपको ध्यान रखना है कि नवांक विधि से हम पहले संख्याओं का बीजांक ज्ञात करते हैं। ये एक नया चैप्टर आपके लिए, नया पॉइंट है बीजांक। देखो बीजांक क्या होता है। बीजांक का मतलब बीज वाला अंक। बीज आप जानते हो, जैसे कोई भी पेड़ बनता है एक निश्चित बीज से बनता है, उस बीज से उसी प्रकार का पेड़ बनता है। तो ऐसे ही गणित की संख्याएं भी एक निश्चित बीज से बनती है। प्रत्येक संख्या का एक निश्चित बीजांक होता है और उसी प्रकार से उस बीजांक से वो संख्या बनती है। तो ये बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको ये बताता हूं, जो बहुत ही इजी है। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या आ गई 6, 7, 9, 8, 5, आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका बीजांक कितना है। पहले हम बीजांक निकालना सीखते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। जब बीजांक समझ में आ जाएगा तो फिर जांच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बीजांक ज्ञात करने का एक सिंपल सा नियम है। जिस संख्या का आपको बीजांक ज्ञात करना है उसके अंकों को आप जोड़ लो, उसके अंकों का टोटल कर लो। जैसे मैं यहां पर जोड़ूं 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 5 कितना हो गया 35। संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है 35। आप क्या करो, जो भी अंकों का योग हो रहा है उनमें 9 घटा दो, फिर बचे उसमें 9 घटा दो, फिर बचे उसमें 9 घटा दो, अर्थात 9 9 घटाते जाओ। लास्ट में जब एक अंक में मान बचे वही बीजांक होगा। जैसे 35 में 9 घटाया तो कितना बचा 26, 26 बच गया। अभी भी 2 अंक है, 26 में भी आप क्या कर दो 9 घटा दो, 26 में 9 गया तो कितना बचा 17, 17 में भी क्या कर दो आप 9 घटा दो, घटाना सही है गलत ना हो जाए। 17 में भी अगर हम 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 8। एक अंक में आ गया ये, तो ये इसका बीजांक हो गया, यही बीजांक है। इस प्रकार से आप बीजांक ज्ञात कर सकते हो। 35 में से 9 घटाया तो ध्यान देना 26 बचा, 26 में 9 घटाया तो 17 बचा, 17 में 9 घटाया तो कितना बचा 8 बचा। तो ये लास्ट में एक अंक में जो मान आता है वही बीजांक कहलाता है। इस प्रकार से आप बीजांक ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं और कोई संख्या ले लूं, इसका बीजांक मुझे ज्ञात करना हो, कितने भी अंकों की संख्या हो कैसी भी हो, उसका बीजांक कैसे ज्ञात करें, तो वही ये तरीका है। आप संख्या के अंकों को जोड़ लो। जैसे 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30 और 5 35, 35 और 8 43, 43 और 9 52, 52 और 7 59, 59 और 6 65। ये 65 है। इसमें आप 9 घटाओ, 65 में 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 65 में 9 घटाने पर 56 बच जाएगा। 56 में भी आप क्या कर दो 9 घटा दो तो कितना बचेगा 6 3 47, 47 में भी क्या करो आप 9 घटाओ तो कितना बचेगा 7 और 2, 7 तो वो और 2 और घटाएंगे तो कितना बचेगा 38। 38 में भी क्या करो 9 घटाओ तो 38 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29। 29 में भी क्या करो आप 9 घटा दो तो बचेगा 20। 20 में भी क्या करो 9 घटाओ तो कितना बचेगा 11 और 11 में से भी 9 घटाओ तो कितना बचेगा 2। अंत में जो एक अंक में संख्या है वही बीजांक कहलाएगी। ये घटाने में कोई गलती नहीं करनी है, कहीं मैंने गलती कर दी हो तो फिर अलग आएगा बीजांक, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और देखो 65 के अंदर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56। 56 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 47। 47 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 38। 38 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29। 29 में 9 घटाएंगे तो 20। 20 में 9 घटाएंगे तो 11। 11 में 9 घटाएंगे तो 2। एक अंक में आ गई संख्या, वो इसका बीजांक है। लेकिन अब देखो आपके लिए जोड़ना, एक तो
ये थोड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद में इतनी बार घटाना, क्योंकि अगर ये टोटल खूब सारा हो जाए 100 के आसपास है उससे भी ज्यादा, तो हम कितनी बार नो घटाते आएंगे, तो ये एक बहुत ही परेशान करने वाला और समय को नष्ट करने वाला काम हुआ। आप इस प्रकार से न करके एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं बीजांग ज्ञात करने का, जो बहुत ही इजी है। ये दो बीजांग आप ऐसे ज्ञात न करके ऐसे भी कर सकते हो, जो बहुत ही इजी है, तो आपको ऐसे ही करना है। ध्यान दो इधर, आप जब भी इन अंकों को जोड़ो तो टोटल जैसे ही 2 अंकों में आ जाए उनको फिर वहीं पर जोड़ लो। जैसे 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 का मतलब 3 और 1 4 को ही लेकर चलो, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4 और बीच में जो 9 है उनको जोड़ो ही मत, क्योंकि 9 जोड़ेंगे घटाएंगे तो छोड़ दो। 7 और 4 13, 13 का मतलब 4 और 8 12, 12 का मतलब 3 और 5 8 और 8 16 का मतलब 6 और 1 16 का मतलब 7 9 को छोड़ दो, 7 और 7 14 का मतलब 4 और 1 5 और 6 11 का मतलब 1 और 1 2, जो सीधा ही आ जाएगा। आप इस प्रकार से डायरेक्टली ये बीजांग निकाल सकते हो। एक बार और देखो, इसी को मैं आपको बता देता हूं। जैसे 6 और 7 13 का मतलब 3 और 1 4 और 9 को छोड़ दो, 4 और 8 12 का मतलब 1 2 अर्थात 3 और 5 8 16 का मतलब 6 और 1 7 और 9 को छोड़ो, 7 और 7 14 का मतलब 1 और 4 है तो 5 हो गया, और 5 और 6 11 का मतलब 1 और 1 2 हो गया। 9 को जोड़ो ही मत छोड़ दो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर नौके हों तब आपको 9 को नहीं छोड़ना है, तब कोई सा भी एक 9 का ले लो आप, वही बीजांग हो जाएगा। तो इसका बीजांग कितना आ गया 9 आ गया। आप जोड़कर 9 घटा दो, चाहे इनको जोड़ लो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 2 18 9 3 9 चौका 36 का मतलब 6 और 3 का मतलब बीजांग हो गया 9। तो इस प्रकार से नवांक विधि से हम ये बीजांग ज्ञात करते हैं। आपकी किताब में ये तरीका बता रखा है कि आप 9 घटाते हो जोड़कर, जो थोड़ा विस्तार से बड़ा तरीका है, तभी इसका नाम नवांक पड़ा है। तो आप ऐसा न करके आप अंकों को जोड़ते जाओ, जब भी 2 अंकों में या 2 अंकों में आए उसी को अंकों को जोड़ दो, फिर आगे जोड़ दो। तो एक बार और बता दूं मैं आपको, जैसे इसका बीजांग है 8 और 1 9 और 9 18 का मतलब 8 और 1 9 और 7 कितना हो गया 16 का मतलब 6 और 1 7। तो इस प्रकार से 7 बीजांग आ गया इसका। जैसे 8 और 1 9 या छोड़ दो 9 को, 9 थे उसको छोड़ दो योग, 8 और 1 9 को छोड़ा, 9 को छोड़ा तो 7 आ गया। जैसे यहां पर ये जोड़ना है 5 और 2 7 और 4 11 का मतलब 9 छोड़ दो, बचा कितना ऊपर 2, या 11 में 1 और 1 को जोड़ लो 2 और 3 5 और 6 11 का मतलब फिर 1 और 1 2 और 7 9 को छोड़ दो, इस 9 को छोड़ दो तो 6 आ गया इसका बीजांग सीधा ही। तो इस प्रकार से हम बीजांग ज्ञात कर सकते हैं। एकादशांक से बीजांग कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या के अंकों का अंतर देखते हैं। जैसे यहां पर 6 7 9 5 6, इसका हमें बीजांग ज्ञात करना है तो पहले अंक में दूसरा घटाना है, तीसरा जोड़ना है, चौथा घटाना है, पांचवा जोड़ना है। इसे 1 घटाना है 1 जोड़ना है, 1 घटाना है 1 जोड़ना है। लास्ट में जो मान आए माइनस का या प्लस का वही क्या होगा बीजांग का आएगा। जैसे 6 में 5 घटाया 1 में 9 जोड़ा 10 में 7 घटाया 3 में 6 जोड़ा तो हो गया 9, इसका बीजांग 9 आ गया। आपको ध्यान रखना है कि एकादशांक का बीजांग और नवांक का बीजांग समान नहीं होता है, इससे अलग प्रकार का बीजांग मानते हैं, इससे अलग प्रकार के बीजांग आते हैं। ऐसे नहीं है कि नवांक विधि से भी इसका बीजांग 9 ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें तो बीजांग माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। हम नवांक विधि से बीजांग द्वारा हम जांच करेंगे इस भागफल की। जैसे यहां पर भाजक था, इस भाग में कितना 1321, भागफल था, भागफल कितना आया 299, शेषफल कितना है यहां पर 587 और भाज्य है कितना 39 55 66, 39 55 66, ये आपको ध्यान रखना है 39 55 66। आपको इस भाग की जांच करने के लिए भाग का जो जांच करने का तरीका है, भाग की जांच है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल
बराबर भाज्य। ऐसे करते हो आप सामान्य भाग की जांच कि भाग देने वाली संख्या को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ दें तो भाज्य के बराबर आ जाना चाहिए, तभी वो भाग सही माना जाता है। लेकिन हम यहां पर देखो अगर वैसे भाग की जांच करें तो हमें भाज्य कितना 1321 लिखना पड़ेगा, भागफल 299 लिखना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, शेषफल जोड़ना पड़ेगा, उसके बराबर भाज्य आना चाहिए। तो आप ऐसा मत करो, इनके सिर्फ बीजांक को ही लिख दो यहां पर, वो सही हो जाना चाहिए। देखो भाजक का बीजांक 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 3 7, 1321 का बीजांक कितना है 7 है, बहुत ईजी है। 3 और 1 4 2 6 और 1 7, तो 7 ही लिख दो आप, पूरा भाजक मत लिखो। गुणा भागफल का बीजांक देखो 9 छोड़ो कितना है भागफल का बीजांक 2, या 9 9 18 और 2 20, 20 का मतलब 0 और 2 2, तो भागफल का बीजांक आ गया 2 प्लस शेषफल का बीजांक 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 4 और 7 11 का मतलब 2, इसका शेषफल का बीजांक भी कितना है 2 है। वो ये मान हो जाना चाहिए भाज्य के बीजांक के बराबर, इसका बीजांक के बराबर आना चाहिए। 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 4 9 को छोड़ो 4 और 3 7, ये 7 इनका बीजांक आना चाहिए। देखो अब 7 दूने 14 प्लस 2, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 14 का मतलब प्लस 2 बराबर 7, 5 और 2 7, 7 बराबर 7। तो इस प्रकार से आप भाग की जांच कर सकते हो, इसका बीजांक भी 7 है और भाज्य का बीजांक भी 7 है, तो ये समान हो गया, इसका मतलब ये भाग सही है। तो ऐसे आप किसी भी भाग की जांच कर सकते हो, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। भाजक की जगह भाजक का बीजांक, भागफल की जगह भागफल का बीजांक प्लस शेषफल की जगह शेषफल का बीजांक लिखकर आप भाज्य के बीजांक के बराबर आ जाता है तो वो आपका भाग सही है, और अगर नहीं आता है तो फिर 100% गलत है। तो ये हो गई भाग की जांच। अब मैं एक गुणा की जांच कर लेता हूं कि गुणा की जांच कैसे करते हैं। जैसे 121 को मुझे 231 से गुणा करना है और फिर देखना है कि इसका उत्तर सही है या गलत है। देखो गुणा कैसे करूंगा, और त्रिक में से 1 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 6 9, 2 दूना 4 और 3 7 और 2 एकम 2, ये गुणा कर लिया मैंने, मान लो उत्तरिक व्यायाम से। अब ये गलत है या सही है, इसकी मैं जांच करता हूं नवांक विधि से। तो क्या करना है आपको, इनको आपस में गुणा करके देखोगे तब पता लगेगा कि सही है गलत। आप गुणा मत करो, इनके बीजांक को कोई गुणा कर लो, वो इसके बीजांक के बराबर आ जाना चाहिए। इसका बीजांक कितना हुआ 4, इसका बीजांक 3 और 2 5 और 1 6, इस बीजांक को इस बीजांक से गुणा कर लो, 6 चौका 24, 6 चौका कितना हुआ 24, 24 का मतलब 4 और 2 6 होना चाहिए इसका बीजांक। आया समझ में, बहुत ईजी है। कहने का मतलब 6 को 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 6 तो 6 चौका 24, 24 का मतलब हो गया 4 और 2 6, अर्थात इन दोनों के गुणनफल का बीजांक आ रहा है 6, तो इसका भी बीजांक 6 आना चाहिए। देखो इधर 7 और 2 9, छोड़ो 9 को छोड़ो, 5 और 1 6, इसका बीजांक भी 6 आ गया। तो इसका मतलब दोनों गुणनफल वाली संख्याओं के बीजांक गुणा होकर जो बीजांक दे रहे हैं 6, वही आपके गुणनफल का बीजांक आ रहा है 6, तो इसका मतलब ये गुणा सही है। तो आप इस प्रकार से किसी भी गुणा की जांच कर सकते हो। अब मैं आपको एक वर्ग बता देता हूं, तो वर्ग की जांच कैसे करते हैं। जैसे यहां पर मुझे 123 का वर्ग करना है, तो 123 को 123 से गुणा कर लेता हूं, हो जाएगा वर्ग। 3 3 9, 3 दूना 6 दूनी 12 का दुआ, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, 4 और 1 5 और 1 एकम 1। जैसे मान लो मैंने ये गुणा कर लिया, ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। अब इसकी बीजांक से जांच करते हैं हम। आपको क्या करना है, इसको वापस गुणा करके नहीं देखना है, आप इसके बीजांक का ही वर्ग कर लो। 3 और 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग होता है 36, 36 का मतलब होता है 9, इसका बीजांक भी कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो कैसे, देखो इनको जोड़ो, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18, 18 का मतलब 1 और 8, अर्थात कितना आ गया 9 आ गया, वही इसका बीजांक इसके बीजांक के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से आप वर्ग की भी जांच कर सकते हो। ऐसे हम एक घनफल ले लेते हैं, घन करते हैं और उससे जांच करते हैं नवांक विधि से। जैसे मुझे 13 का घनफल करना है, 13 का घनफल किससे, निखिलम विधि से कर लेता हूं मैं। आधार इसका 10 है, उपाधार अंक 1, तो 13 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन इसका कितना है 3
ओब्लिक 3 गुणा उपादार अंक गुणा विचलन स्क्वायर और प्लस विचलन का घन। ये निखिलम विधि से जो आपको पहले बता चुका मैं। 3 दूना 6 और 13 हो गया 19, ओब्लिक 3 3 9 27 और 3 3 9 27। आधार इसका 10 है तो एक अंक ऊपर बाकी अंक नीचे, 1 9 2 7 2 7, एक एक अंक को जोड़ेंगे 7 7 और 2 9 9 और 2 11 का 1 और 1 1 2 2197। ये 7 ऊपर 2 नीचे, 7 ऊपर 2 नीचे, 19 3 दूना 6 और 13 19, तो 7 का 7 9 और 9 2 11 का 1 का और ये 2। ये देखते हैं सही है या गलत है। आपको क्या करना है, इसके बीजांक का घनफल कर लेना है। 13 का बीजांक कितना होता है 4, तो 4 का घनफल करो आप, 4 चौके 16 चौके 64, कितना आता है 64, और 64 का मतलब 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, अर्थात बीजांक का घनफल करने पर बीजांक 1 आ रहा है, तो इसका बीजांक भी 1 आना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो जोड़ो इसको, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, 10 का मतलब 0 और 1 1, इसका बीजांक भी 1, इसका बीजांक भी 1 आया। तो इस प्रकार से आप घनफल की भी जांच कर सकते हो, कुल मिला के किसी भी जोड़ बाकी गुणा इनकी भी जांच कर सकते हो। आपको एक बाकी की जांच और बता देता हूं मैं कि वो सही है या गलत, बहुत ही आसान है। जैसे मुझे ये बाकी करना है, 4 में 9 नहीं जाता, 9 का प्रमित अंक 1, 1 को 4 में जोड़ा 5, एकाधिक चिन्ह 6 में 7 नहीं जाता, 7 का प्रमित अंक 3, 3 को 1 में जोड़ा 4, एकाधिक चिन्ह 2 में 2 गया तो 0, 3 में 0 गया तो 3, 6 में 7 नहीं जाता, 7 का प्रमित अंक 3, 3 को 6 में जोड़ा तो 9, एकाधिक चिन्ह 5 में 3 गया तो 2। ये बाकी किया है मैंने। अब ये सही है या गलत, ये देखते हैं। आपको क्या करना है, अगर इन दोनों संख्याओं को वापस जोड़ दें, हम वापस क्या जोड़ दें, इस संख्या में ये संख्या घटाने पर आई है, अगर इन दोनों संख्याओं को वापस जोड़ दें तो उस संख्या के बराबर आ जानी चाहिए। अगर इन घटाने वाली संख्या आ रही है, जो बची संख्या उसको वापस जोड़ दिया जाए तो वही जिसमें घटाया था वो आ जाना चाहिए। तो आप ऐसा मत करो, इन दोनों का बीजांक जोड़ लो, इन दोनों का बीजांक उसके बीजांक के बराबर आना चाहिए। देखो इसका बीजांक 9 को छोड़ देना, 2 3 5 5 4 9, 9 को छोड़ो 5, इसका बीजांक है 5, इसका बीजांक देखो 7 और 2 9 को छोड़ो, 0 को छोड़ो, 1 1 और 6 7, इसको छोड़ो, इसका बीजांक कितना है 7, 7 और 5 को जोड़ लो आप, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का मतलब 1 2, 1 2 का मतलब 3, इसका बीजांक भी 3 आना चाहिए, तब तो सही नहीं तो गलत। 6 और 5 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 2 15, 16, 16 और 1 17, 17 और 4 17 और 4 21, 21, 21 का मतलब 2 और 1 कितना 3, वही 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप बाकी की जांच भी कर सकते हो, जोड़ की जांच भी कर सकते हो। जोड़ की जांच और बता देता हूं मैं आपको, जो बहुत ही आसान है। जैसे मुझे ये जोड़ करना है, अब ये सही है या गलत। देखो 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 का मतलब एकाधिक चिन्ह 5, 4 और 2 6 और 6 12, 12 का मतलब 2, एकाधिक चिन्ह 9 और 3 12, 12 का मतलब 2, 2 और 4 6, एकाधिक चिन्ह 7 और 3 10, 10 का मतलब 0, 0 और 3 3, 8 और 9 15, 15 का मतलब 5 और 1 6, 5 और 6 11, 11 का मतलब 1 और 2 3, ये जोड़ किया है। हो सकता है ये गलत हो या सही हो, अब इसकी जांच करते हैं कि ये सही है या गलत है बीजांक से। आपको क्या करना है, इनके बीजांक को कोई जोड़ लेना है, वो इसके बीजांक के बराबर आ जाना चाहिए। 6 और 5 11, 11 और 11 का मतलब 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, 2 और 7 9, 9 को छोड़ो, 9 को छोड़ो, 2 और 4 6, इसका बीजांक 6 आ गया। इसका बीजांक देखो आप 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, छोड़ो 9 को, 4 और 5 9 आ गया। लास्ट में 9 को नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है, एक अंक में तो आना ही चाहिए, शून्य नहीं आता है कभी भी बीजांक। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 4 और 6 10, 10 का मतलब 1। इन बीजांकों को जोड़ लो, वो इसके बीजांक के बराबर आना चाहिए। देखो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का मतलब 7 आ गया। ये बीजांक इनका 7 आ रहा है,
टोटल करते हैं तब। इसका भी जांग भी 7 आना चाहिए। देखो 4 4 और 6 10 10 का मतलब 1 1 और 3 4 4 और 6 10 10 का मतलब 1 1 और 2 3 3 और 5 8। इसका भी जांग 8 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जोड़ में मिस्टेक है। एक बार फिर से देखते हैं। 3 और 1 4 4 और 6 10 10 का मतलब 1 1 और 3 4 4 और 6 10 10 का मतलब 1 1 और 2 3 3 और 5 8 आ रहा है इसका भी जांग। और इसका भी जांग देखो 6 और 5 11 11 का मतलब 2 2 और 7 9 छोड़ो 9 को छोड़ो 2 और 4 6 सही। 8 और 5 13 13 का मतलब 4 और 2 6 और 3 9 9 को छोड़ो 5 और 4 9 ये भी सही है। 2 और 1 3 2 5 5 और 3 8 8 और 5 13 का मतलब 4 और 6 10 का मतलब 1 ये भी सही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने जोड़ने में गलती की है। वो दोबारा से देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। देखो वापिस 5 और 4 9 9 और 6 15 15 का 5 हासिल ये का चिन्ह लगा दिया। 4 और 2 6 6 और 6 12 12 का मतलब एकाधिक चिन्ह 2 9 और 3 12 12 का मतलब 2 2 और 3 2 और 4 6 सही है। 7 और 3 10 10 का मतलब 0 0 और 2 ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर दी। दोबारा देखो 7 और 3 10 10 का मतलब एकाधिक चिन्ह लगाया 0 0 और 2 2। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है वो यहाँ पर पता चल गई कि किस प्रकार से कहाँ पर मिस्टेक की थी। तो आप इस प्रकार से बीजांग की जांच कर सकते हो। बीजांग से जांच कर सकते हो कि आपका जोड़ बाकी गुणा भाग सही है या गलत। तो यहाँ पर अगर ये बीजांग का पता नहीं होता तो हम यहाँ पर नहीं पता कर सकते थे कि ये गलत है जोड़ या फिर सही है। तो यहाँ पर अब हम देखो 2 करते हैं और फिर आपका ये बीजांग सही आता है। तो ये हो गया 2 6 और 9 15 का मतलब 5 5 और 1 6 5 और 6 11 का मतलब 1 और 2 3 और 1। अब देखते हैं इसके बीजांग की जांच करके। 6 और 5 11 का मतलब 2 और 7 9 9 को छोड़ो 4 और 2 6 ये इसका बीजांग आ गया। 5 और 8 13 का मतलब 4 और 2 6 और 3 9 9 को छोड़ो और 5 और 4 9 ये इसका बीजांग। 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 5 13 13 का मतलब 4 और 6 10 का मतलब 1 आ गया। अब इसका बीजांग देखो इनको जोड़ते हैं बीजांग तो 9 और 6 15 और 1 16 16 का मतलब 7 आ रहा है बीजांग। इसका बीजांग भी 7 आना चाहिए। 3 और 1 4 और 6 10 10 और 2 12 12 का मतलब 3 3 और 6 9 9 और 2 11 का मतलब 2 और 5 7। तो इस प्रकार से आपका बीजांग बिल्कुल सही ही आएगा अगर जोड़ गुणा बाकी भाग जो भी सही है तो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बीजांग से सिर्फ हम ये पता कर सकते हैं अगर बीजांग सही नहीं आ रहा है तो उससे ये पता चल सकता है कि आपका जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी क्या है गलत है। लेकिन ये गलत होने पर भी सही आ सकता है। तो ये आप हमेशा कन्फर्म में मत रहना कि बीजांग सही आ रहा है तो आपकी संक्रियाएं सही हो ही। लेकिन अगर गलत आ रहा है तो 100% वो गलत ही। अगर बीजांग सही नहीं आ रहा है तो फिर आपके गुणा भाग जोड़ बाकी सब जो भी किया है वो गलत ही होगा। लेकिन अगर सही आता है तो नहीं कह सकते 100% कि वो सही है। तो ये वैदिक गणित का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।